हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार मिश्रा आपका अपने यूट्यूब चैनल मनोज मिश्रा लखनऊ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम भारत के भूगोल में भारत का भू आकृतिक विभाजन देख रहे थे, फिजियोग्राफिक डिवीज़न देख रहे थे। फिजियोग्राफिक डिवीज़न में हमने हिमालय के बारे में पढ़ लिया था। आज हम उत्तर भारत के विशाल मैदानों के बारे में पढ़ेंगे कि उत्तर भारत के विशाल मैदान कैसे निर्माण हुआ है उनका और किस प्रकार उनका विभाजन किया जाता है। उससे पहले आपसे आग्रह है कि कम से कम 5 लोगों को वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से उत्तर भारत के मैदानों का विभाजन हुआ है। तो पहले देखते हैं कि मैदान किस प्रकार से निर्माण हुआ है और मैदान किसे कहते हैं। जो लोग नए हैं वीडियो पे, अगर पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। मैदान क्या होता है, प्लेन्स क्या होता है। प्लेन वो होते हैं जिनका ढाल बहुत कम होता है, जिनका ढाल बहुत कम होता है वो ही प्लेन्स कहलाते हैं या मैदान कहलाते हैं। तो आइए देखते हैं कि मैदान किस प्रकार उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण हुआ। आपको पता है कि हिमालय हिमाच्छादित है और हिमालय चारों तरफ से बर्फ से या आइस से ढका हुआ है। अब जब मौसम अनुकूल नहीं रहता है या गर्मी पड़ती है तो क्या होता है, ये बर्फ़ पिघलती है और बर्फ़ पिघल कर क्या होती है, अपने साथ अवसाद लेकर आती है और समुद्र के रास्ते रास्ते जहाँ जहाँ पर उसको जितनी ऊर्जा रहती है उस ऊर्जा के अनुसार ही वह अवसादों को बिछाते जाती है। और अवसाद बिछने की वजह से, सेडिमेंट्स के बिछने की वजह से वह ढाल क्या हो जाता है, मंद होता जाता है और नदी की रफ्तार धीरे धीरे कम होती जाती है। ढाल के अकॉर्डिंग ही नदी की जो है रफ्तार भी होती है। तो आइए देखते हैं कि उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण किस प्रकार हुआ है। तो निर्माण तो हमने देख लिया कि हिमालय से निकली नदियां अपने साथ अवसाद लेकर आई और हिमालय के दक्षिण में जो है बिछाती चली गई। अब देखते हैं कि उनका विभाजन किस प्रकार से होता है। तो एक विभाजन हम पढ़ते हैं, वह है प्रादेशिक विभाजन या रीजनल डिवीज़न। तो बहुत इंपॉर्टेंट है रीजनल डिवीज़न। तो प्रादेशिक विभाजन से पहले आपको मैप बनाना आवश्यक है, तो आप ध्यान रखिएगा, मैप जरूर बनाइएगा, मेरे साथ ही बनाते चलिएगा ताकि आपका भी क्या हो, रिवीजन होता जाए। तो प्रादेशिक विभाजन में हम सबसे पहले भारत के उत्तर भारत के मैदान को हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। 4 भागों में विभाजित करते हैं। तो देखिए कौन कौन से वो 4 भाग हैं। तो पहला है पंजाब और हरियाणा का मैदान। पहला क्या है, पंजाब और हरियाणा का मैदान। पंजाब हरियाणा का मैदान। दूसरा है राजस्थान का मैदान। राजस्थान का मैदान, ये राजस्थान का मैदान। जो पंजाब और हरियाणा का मैदान है वह सिंध और उसकी सहायक नदियों से बनाया गया। लिखते जाइएगा, सिंध और उसकी सहायक नदियों से। और राजस्थान का जो मैदान है वह किससे निर्मित हुआ, राजस्थान का जो मैदान है वह बनास और चंबल नदियाँ, चंबल और बनास, बहुत इंपॉर्टेंट दोनों नदियां हैं। और ये सिंधु और उसकी सहायक नदियों से पंजाब का। तीसरा जो होता है वह है गंगा का मैदान। गंगा का मैदान को हम 3 भागों में विभाजित करेंगे। तो गंगा का मैदान को 3 भागों में पहला कौन सा भाग होगा, ऊपरी गंगा का मैदान। फिर आपका है दूसरा जो होगा मध्य गंगा का मैदान। और तीसरा होगा आपका निचले गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा के मैदान में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आता है। ऊपरी गंगा का मैदान, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मैदान आपका ऊपरी गंगा के क्षेत्र में आएगा। और मध्य गंगा में आपको जो अवध का क्षेत्र होगा और कुछ भाग पूर्वांचल का, तो ये किस में आएगा, मध्य गंगा के मैदान में। और जो आपका निचले गंगा का मैदान होगा उसमें बिहार और पश्चिम बंगाल का हिस्से आएंगे। बिहार और पश्चिम बंगाल के हिस्से आपका निचले गंगा के मैदान में आएंगे।
तो अभी तक आपने देखा कि उत्तर भारत का जो प्रादेशिक है वो 4 भागों में विभाजित होता है। तो हमने पंजाब का मैदान देखा जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों से बनता है, दूसरा राजस्थान का मैदान जो चंबल और बनास नदियों से मिलता है, तीसरा आपका गंगा का मैदान है जिसको हमने 3 भागों में विभाजित किया। और वो कौन कौन से हैं? ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निचली गंगा का मैदान। अब हम जो हमारा जो चौथा हिस्सा है उसे हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान। इससे पता है कि वो ब्रह्मपुत्र की नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से है और यह इस क्षेत्र में क्या है, यह जो चौथा क्षेत्र है यह ब्रह्मपुत्र की नदियों का ब्रह्मपुत्र का मैदान है जो आपको असम और अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो रहा भारत का जो है प्रादेशिक, भारत के उत्तर भारत के मैदानों का प्रादेशिक विभाजन। अब आइए देखते हैं उत्तर भारत के मैदानों का कैसा विभाजन, उत्तर भारत के मैदानों का भौतिक आधार पे विभाजन कि वो दिखने में कैसे हैं और किस तरीके से उसमें फिजियोग्राफिक क्या है डिफरेंसेस हैं। तो आइए देखते हैं उत्तर भारत के मैदानों का प्रादेशिक विभाजन के अतिरिक्त अब हम देखेंगे भौतिक विभाजन। तो पहले उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके नाम आप नोट कर लीजिएगा। पहला है भाबर, दूसरा है तराई, तीसरा है बांगर, चौथा है खादर और पांचवा है डेल्टा। इनको समझना थोड़ा मुश्किल होता है मगर मैं आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि आप आसानी से इनको समझ लें। तो पहले भाबर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा के बारे में समझते हैं। तो एक एक करके हम फिगर बनाते हैं और फिगर के हिसाब से ही समझने की कोशिश करेंगे। समझ लीजिए ये हिमालय है और हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। यहां से नदी निकली और अपने साथ मोटे मोटे बड़े बड़े पत्थर लेकर आएगी। ये पत्थर बहुत बड़े होंगे, बोल्डर होंगे और इन्हीं बड़े बड़े पत्थरों को हम क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं। भाबर। बताइए क्या इसमें नदी जाएगी तो आपको दिखेगा? अगर हम बहुत मोटे मोटे पत्थरों के बीच में से पानी निकालें तो नदी दिखेगी? नहीं दिखेगी। तो नदी क्या हो जाएगी? अदृश्य हो जाएगी। नदी भाबर में क्या हो जाएगी? नदी अदृश्य हो जाएगी। और ये कहां पे पाए जाते हैं? शिवालिक के फुटहिल्स पे, शिवालिक के गिरिपथ से, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर बहुत दूर तक नहीं ले जाए जा सकते हैं। तो इनका जो एरिया है वो कितने एरिया है? 8 से 10 किलोमीटर तक के क्षेत्र में ये पाए जाते हैं कि चौड़ाई में पाए जाते हैं। अब उसके बाद जो क्षेत्र आता है वो है तराई का। तराई का आपको इसके बाद में अभी फिगर भी लगा दूंगा। तराई का जो क्षेत्र होगा वहां पर जंगल उगते हैं। इसका बहुत आप अच्छा उदाहरण देख सकते हैं। अगर आप सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक जाएंगे तो ये भाबर का क्षेत्र एक चौड़ी पट्टी में आपको 8 से 10 किलोमीटर की पट्टी में दिखेगा, जहां जहां पर आपको मोटे मोटे पत्थर दिखाई देंगे। हरिद्वार में भी आपको दिख जाएंगे मोटे मोटे पत्थर, जिनको हम शिव जी समझ कर ले आते हैं, घर में पूजा करते हैं। तो वो क्या है? भाबर है। उसके बाद आपको तराई के क्षेत्र मिलेंगे जहां आपको जंगल दिखाई देगा। जंगल दिखाई देगा जैसे आपका जिम कॉर्बेट और कंचनजंगा। मैंने आपको गंगा के ऊपरी हिस्से से जिम कॉर्बेट बता दिया और निचले हिस्से में अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको कंचनजंगा, तो जिम कॉर्बेट से लेकर कंचनजंगा तक पाया जाएगा। यहां का जो क्षेत्र होगा, यहां की मिट्टी इसकी अपेक्षा क्या होगी? इसकी अपेक्षा थोड़ी सी बड़ी होगी। यहां पे जंगल होंगे। खेती के लिए ये भी बहुत अच्छा तो नहीं है, मगर फिर भी यहाँ पे अब क्या है, जंगलों को काटकर कुछ हिस्से पर क्या है, खेती की जाती है। तो ये तराई का क्षेत्र हो गया। तराई का अर्थ ही क्या होता है? तर। तर मतलब क्या है? जो हमेशा गीले रहे, मतलब स्वाम्पी एरिया है। ये स्वाम्पी एरिया होगा। यहाँ पे मच्छर वगैरह बहुत पाए जाते हैं। मच्छर ज्यादा पाए जाने की वजह से यहाँ पे बीमारियां भी फैलती हैं। ठीक है, तो आपने ये देख लिया। उसके बाद अब आप देखिए नदी क्या है? एक घाटी में बहेगी। नदी क्या है? एक घाटी में बहेगी। नदी जो घाटी में बहेगी तो क्या होगा? अपने साथ अवसाद लेकर आएगी और मान लीजिए ये क्षेत्र ऊंचा क्षेत्र हो जाएगा थोड़ा सा। घाटी में नदी बह रही है और इस क्षेत्र तक कभी पहले पानी आया था।
पर अब पानी यहाँ तक नहीं आ पाता है। अब पानी यहाँ तक नहीं आ पाता है, अब केवल जो बाढ़ का हर साल पानी है यहाँ तक आ पाता है। और ये आपकी नदी है, बह रही है। और ये ऊंची भूमि है, यहाँ तक क्या है, यहाँ तक पानी अब नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि धीरे धीरे अवसाद बहुत यहाँ पर इकट्ठा हो गए और इस ऊंचाई पर पानी नहीं पहुँच पाता है। तो जिस ऊंचाई पर पानी नहीं पहुँच पाता है बाढ़ का, उसे हम कहते हैं बांगर। और जहाँ हर साल बाढ़ का पानी पहुँच जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे खादर। और ये आपकी नदी बह रही है, तो जहाँ बाढ़ का पानी पहुँच जाए वो खादर, और जहाँ बाढ़ का पानी ना पहुँच पाए मतलब ऊंचाई तक तो बांगर। अब खादर मतलब खाद समझ लीजिए, हर साल पानी बन रही है, हर साल नई मिट्टी आ रही है, तो ये बहुत क्या होते हैं, उपजाऊ होते हैं। खादर क्या होते हैं, बहुत उपजाऊ होते हैं। और बांगर क्या होते हैं, अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होते हैं। और यहाँ पर अधिकतर साल्टी या लवणीकृत जो है आपका मृदा पाई जाती है, जिन्हें रेह और कल्लर कहा जाता है। और जब इस मृदा का ऊपरी परत हट जाती है तो उन्हें हम भूर कहते हैं, भूर। ठीक है। और जो खादर है यहाँ पर चीका मिट्टी की अधिकता होती है, ताकि ये पानी को अपने अंदर रोकने या होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो खादर में चीका मिट्टी पाई जाती है, इस वजह से वह क्या करते हैं, पानी को रोक लेते हैं और इस वजह से वह बहुत उपजाऊ होते हैं। तो खादर वह मिट्टी है जहां हर वर्ष बाढ़ के द्वारा बाढ़ का पानी पहुंच जाता है, और जब बाढ़ का पानी निकल जाता है तो अवसाद छोड़ जाता है और बारीक मिट्टी वहां पे छोड़कर चला जाता है, मगर वह बहुत उपजाऊ होती है। और बांगर वाली जो मिट्टी होती है वह लवणीकृत होती है, साल्टी होती है, और यह आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिलेगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब के मैदान में। और जो खादर की जमीन है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार में और आपको बंगाल में मिलेगा। अब जो लास्ट है वह है डेल्टा। जो लोग भी साइंस पढ़े होंगे उन्हें पता होगा डेल्टा इस तरीके का एक साइन है। तो डेल्टा क्या होता है, जब नदियां बहकर आती हैं और ढाल बहुत कम होता है तो वो धीरे धीरे फैलने लगती हैं और इस तरीके का कुछ त्रिभुजाकार आकृति बना लेती हैं, और इस आकृति को ही हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। तो ये डेल्टा है। और इनमें कांप, ये भी बहुत मिट्टी बारीक होती है और कांप जो है मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। और यह एक्चुअली में है क्या, ये जो आपका खादर है उसी का ही ये बढ़ा हुआ रूप है। तो आज हमने उत्तर भारत के मैदानों का प्रादेशिक और भौतिक विभाजन दोनों पढ़ा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो कम से कम 5 लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए प्रोत्साहित कीजिएगा। थैंक यू।